हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम पी। मेरा नाम नेहा अरोड़ा है। आज हम परसेंटेज टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए परसेंटेज होता क्या है। हम अगर बात करते हैं तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें हर चैप्टर का पता होना चाहिए कि किसी चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों थी। एक्चुअल में जो भी मैथ्स में जितने भी चैप्टर है वो हमारे रियल लाइफ पे डिपेंड होके बने हैं। सबसे पहले बात करें परसेंटेज की, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं दो स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को 800 में से 600 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। और एक अलग क्लास का स्टूडेंट है जिसने आपके पास 600 में से 400 स्कोर किया, ठीक है। अब हम इसमें कंपैरिजन करना चाहते हैं दोनों ही स्टूडेंट में कि दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है या दोनों में से किसने स्कोर ज्यादा किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों की अगर बेस वैल्यू क्या होती है इक्वल, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि किसने ज्यादा स्कोर किया है। पर यहाँ पर बेस वैल्यू इक्वल नहीं है। एक को 800 में से 600 स्कोर हुए और एक ने सेकंड वन ने 600 में से 400 स्कोर किया। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम दोनों में कंपैरिजन करके बताएं कि किसने स्कोर ज्यादा किया है, जब तक हम इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट ना कर लें। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक से चीज देखूं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास अगर बेस इक्वल नहीं था तो किसकी रिक्वायरमेंट हुई, परसेंटेज की। तो एक बेसिक सी टर्म्स यूज होती है कि परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो बेसिकली अगर हम देखें कंपैरिजन करने के लिए क्या है, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज एक आपका ऐसा मेथड है जो किसी भी फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है या एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, इक्वल पार्ट में, अगर हम इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है, जब हमें कंपैरिजन करना है तो हम उन्हें इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को इक्वल पार्ट में डिफाइन करने या डिवाइड करने का काम करता है परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। फ्रैक्शन होता है तो जाहिर सी बात है वो किसके फॉर्म में होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा यानी हर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 100, ठीक है। और इसके न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। चलिए, ये तो होता है आपका परसेंटेज, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर का हमारे पूरे क्वांट में या हमारे एग्जाम में क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट में, ठीक है। पूरे मैथ्स में अगर हम बात करें हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिलेगा परसेंटेज का। अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर मैं कहती हूँ कि मुझे किसी क्वेश्चन में सपोज सीपी गिवन है, ठीक है, 800 रुपीज, किसी भी बुक का आर्टिकल, बुक का प्राइस कुछ भी ऐसा गिवन है, ठीक है। फिर वो आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन देता है कि इस बुक को शॉपकीपर क्या है, 10% के प्रॉफिट पे सेल करता है। तो देखिए प्रॉफिट जैसे ही हमने बोला 10%, तो क्या यूज किया हमने, परसेंटेज की टर्म्स यूज की या नहीं की। ऐसे ही हम बात करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, एवरेज में बात करें, टाइम एंड वर्क में बात करें, टाइम एंड स्पीड में बात करें, कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे टाइम एंड वर्क में सपोज किसी भी वर्कर की इफिशिएंसी दी है आपके पास, ठीक है, दूसरे से कंपैरिजन करके बताता है 50% मोर एफिशिएंट देन ए या बी, ठीक है। तो वहां पर भी देखें हर जगह परसेंटेज की टर्म्स क्या होगी, यूज होगी। और जब तक हमारे को परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक हमारे को आगे की अगर हम बात करें बाकी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। अब सबसे मेन चैलेंज परसेंटेज में हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेशन पॉइंट। कैलकुलेशन पॉइंट क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं कहती हूँ, सपोज मैं कहती हूँ 210 का हमारे को, ठीक है, क्या निकालना है, 14 2/7% निकालना, ठीक है, या फिर 14.28%, कुछ भी कह लीजिए, निकालना है। अब अगर मैं बात करती हूँ, सिंपल सा एक नंबर दिया है 210 और जिसका मैंने क्या कहा है 42/7% या 14.28%। अगर मैं सिंपल 14.28 लेती हूँ 42/7, तब भी मैं इसे सिंपलीफाई करके यही लिखूंगी, ठीक है। किसी का भी हमें सिंपल परसेंटेज निकालना है तो क्या कराते हैं, उस नंबर से मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज का साइन जैसे ही रिमूव होता है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, अपॉन में 100 कर देते हैं। फिर ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, इसे सिंपलीफाई करेंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करती हूँ कि किसी का परसेंटेज निकालने का हमें निकालना है या कोई किसी वैल्यू का कैलकुलेट करना है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट। और अगर हमें कैलकुलेशन पार्ट में ही
1 मिनट का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि हमें एक क्वेश्चन के लिए 32 सेकंड मिलते हैं एग्जाम में, जिसमें हमें पढ़ना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है और आंसर भी क्लिक करना होता है। तो आप खुद सोचिए कि हम उतने टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, विद इन टाइम आपके लिए मेन चैलेंज क्या होता है, एग्जाम हमारा क्वालिफाई तभी होता है विद इन टाइम क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन तो सब इजी होते हैं, अब अगर हम इतने से पार्ट को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस कैलकुलेशन की बात करती हूँ, अगर मुझे पता है कि 14/2/7%, ठीक है, या 14.28% किसके इक्वल है, 1/7, उसकी फ्रैक्शन क्या है, सिंपलीफाइड फॉर्म क्या है, 1/7, तो मैं डायरेक्ट 1/7 रख सकती हूँ। ये बात क्लियर है। और जैसे ही डायरेक्ट 1/7 रखेंगे तो कैलकुलेशन में कितना टाइम होगा, सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे 7 3 तो कितना है आपके पास, 30। ठीक है, तो 210 का 14.28% या 14/2/7% कितना होता है, 30, और इसे कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 या 2 से। क्लियर, और यही क्वेश्चन का पार्ट है, तभी मैं उसे 32 सेकंड में विद इन टाइम का क्वेश्चन को क्या कर पाऊंगी, सॉल्व कर पाऊंगी। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होते हैं, आपके पास एक रेसिप्रोकल सीरीज होती है 1 से लेके 20 तक की सिंपलीफाइड सीरीज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, और कुछ आपके पास फ्रैक्शन इन्हीं से आपके पास क्या है और जनरेट होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल सीरीज। क्यों, क्योंकि हमें मेन चैलेंज हमारे पास परसेंटेज में क्या है, कैलकुलेशन। अब बात करते हैं, ये रेसिप्रोकल सीरीज जो है आपके पास ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन के कैलकुलेशन पार्ट में काम आएगी, इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज पे आ जाते हैं, आपके पास वैल्यू सामने विजिबल है, पर अगर हम बात करते हैं वैल्यू सबको पता होती है या हम कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। सबसे मेन चैलेंज सेकंड चीज इसमें क्या होती है, हमारे को ये रेसिप्रोकल सीरीज याद करना। तो इसे याद कैसे करना है, देखिए आपके पास सबसे पहले बात करती हूँ फर्स्ट 5 टर्म्स। ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं जो हमें बहुत इजीली याद हो सकती है। कैसे याद हो सकती है, अगर मैं एक बेसिक से बात करती हूँ 1/2, और ये पहले तो हम ये देखते हैं कि ये टर्म्स हमारी कैसे बनी है। आप कहेंगे 50% को 1/2 कैसे लिखा। आपको एक चीज पता है कि जहां पर भी हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है, जैसे ही हम परसेंटेज के साइन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, 50 लिखा है, 50% परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 100। मैंने बताया था ना, परसेंटेज आपकी क्या होती है, फ्रैक्शन है, जिसके डिनोमिनेटर यानी हर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 100 होती है। जैसे ही परसेंटेज हटाया, बेस में क्या आ गया, 100। ठीक है, अब जैसे इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2, और यही लिखा है। ये फ्रैक्शन सारी की सारी ऐसे ही जनरेट हो गया, ये सिंपलीफाइड फॉर्म है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे को इन फ्रैक्शन को याद करना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट 5 की बात करते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 1 किसी चीज कोई भी क्वांटिटी है उसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, 2 पार्ट में, 2 भाग में बांट रही हूँ। तो अगर मैं सिंपल में कहती हूँ किसी चीज को 2 भाग में बांट दिया जाए, या किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया जाए 2 पार्ट्स में, तो हम कहते हैं ना 50-50 बांट लीजिए। ठीक है, 50-50 बांट लीजिए, तो वहीं से बना है 50%। 1/2 की फ्रैक्शन क्या हुई, 50%। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी 1/3 की। ये आपको बहुत इजीली याद रहेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पास होने का क्राइटेरिया क्या होता है, 1/3 यानी 33, 1/3%। ठीक है, तो आपको पता है 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33, 1/3%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वही सेम चीज आपको 1/2 पता है। 1/2 कितना होता है, 50। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा, जस्ट उसका हाफ। ठीक है, खुद ही देख लीजिए ना, 1/2 फ्रैक्शन है, अगर मैं इसका अगेन इसका क्या करती हूँ, हाफ करती हूँ, तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, 1/4 बनेगी, तो 1/4 की वैल्यू कैसे याद रहेगी, 1/2 की वैल्यू आपको पता है 50, तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उसका हाफ यानी 25%। ये बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1/5 इज 20%। ये बहुत सिंपल सी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। ठीक है, या हम बात करें 100 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 20%। ये बात क्लियर है। इस तरीके से अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट 5 तो बहुत सिंपल है, जो हमारे को सिंपल टर्म्स याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स कैसे याद होंगी। आ जाइए, हम नेक्स्ट बात करते हैं 1/6 की। अगर मैं बात करती हूँ आपको 1/6 तो फ्रैक्शन बतानी होगी, आपके पास परसेंटेज आएगी 16.66 या 16/2/3। ठीक है, और उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ 16.66,
ठीक है, इसमें कौन सी दो डिजिट है 1 और 6, वहीं से बना है 1/6। और सपोज अगर आपको 1/6 भी लिखा और आपको उसकी फ्रैक्शन परसेंटेज की आपको जाननी है कि उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, तो देखिए 1 और 6 से ये 16.66 बना है, तो आपको इस तरीके से ये वैल्यू याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1/7 की। ठीक है, 7 का जस्ट डबल, अगर 1/7 की वैल्यू की बात करती हूँ, 7 का जस्ट डबल कितना होता है 14, और 14 का जस्ट डबल कितना होता है 28। तो 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई 14.28, उसी नंबर से रिलेट हो रही है, उन्हीं डिजिट से रिलेट हो रही है वैल्यूज। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की, 7 का डबल कितना है 40। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ 2/7, जब मैंने यहाँ पे डबल किया है तो 1/7 का भी क्या होगा डबल 2/7 उसके साथ रहेगा। ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से हमें 1/7 की वैल्यू भी याद हो जाएगी कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14, 2/7 या 14.28%। ये बात क्लियर हो? अब बात करते हैं आपके पास 1/8 की। 1/8 की वैल्यू की बात करें तो 1/4 का जस्ट हाफ होती है। ठीक है, 1/4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 25%, तो 1/8 की वैल्यू क्या होगी जस्ट हाफ हो जाएगी। 25% का हाफ कितना होगा 12.5 यानी 12.50। ठीक है, या 12 1/2%। ठीक है, क्योंकि हमने 1/4 का हाफ किया, 1/4 का हाफ 1/8 होता है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ से वैल्यू सिखाई थी कि हमें तीन वैल्यूज याद हो गई है 1/6, 1/7 एंड 1/8। यहीं से हमें तीन और वैल्यू इनसे इनके यहाँ पे याद हो जाएगी। आपको 1/6 की वैल्यू पता है, ठीक है, 1/6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 16.66 या 16 2/3%। क्लियर है? हमारे पास 1/6 की वैल्यू याद है 16.66। ठीक है, 1/12 क्या होगा जस्ट उसका हाफ होगा। ठीक है, 1/6 की वैल्यू 16.66, 16 का हाफ कितना होगा 8 एंड 66 का हाफ कितना होगा 33। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12 की 8.33। और अगर फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी बात करते हैं तो 16 का हाफ होगा 8 और 2/3 का हाफ होगा 1/3। तो इस तरीके से हम 1/12 की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास 1/7 की। ठीक है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.27, हमें ये याद हो चुकी है, तो हमें 1/14 की वैल्यू भी याद हो जाएगी। जस्ट क्या होगी हाफ, 14 का हाफ कितना होगा 7। ठीक है, और 2/7 का हाफ कितना होगा 1/7। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट वाली वैल्यूज की बात करते हैं तो 14 का हाफ 7 और 28 का हाफ 14। इस तरीके से अगर हमारे को 1/6 की वैल्यू याद है तो 1/12 भी याद रहेगा, 1/7 याद है तो 1/14 याद रहेगा, और 1/8 की वैल्यू हमारे पास याद है 12.50 या 12 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/16 उसका क्या होगा जस्ट हाफ। 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 0.50 का हाफ कितना होगा 0.25। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास 0.16 की वैल्यू 1/16 की वैल्यू भी हमें याद हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पास 1/9 एंड 1/11। ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात कर रही हूँ मैंने 1 को 9 से डिवाइड किया, 1/9 फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसके टर्म्स में मिली 11 की टर्म्स में, और रिमेनिंग उसके पीछे वही सेम 1/9 कॉपी होगी। और अगर उसकी पॉइंट वाली वैल्यू की भी बात करती हूँ तो 11.11। अगर मैं 1/11 की बात करती हूँ तो मुझे वैल्यू किसके टर्म्स में मिली 9 की, और यहाँ पर भी देखूं तो 9.09। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। जैसे ही 1/9 किया तो वैल्यू किसके टर्म्स में आई 11 की टर्म्स में, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ। और जैसे ही हमने 1/11 किया तो वैल्यू किसके टर्म्स में आई 9 की। ये एक याद करने के लिए हमारे पास मेथड है, एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1/9 और 1/11 की वैल्यू भी याद हो जाएगी। अब रिमेनिंग कुछ वैल्यूज आपको खुद याद करनी है कि 1/13 कितना होता है, 1/17 कितना होता है। अब बात करते हैं आपको 1/9 याद है। ठीक है, 1/9 की वैल्यू आपको पता है तो आप 1/18 भी निकाल सकते हैं। 1/9 का जस्ट हाफ कितना होगा 1/18। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 था और ये 1/9 था, फ्रैक्शन में था ना, तो अगर मैं बात करती हूँ तो 10 लेते हैं हम इसको, 10 का हाफ कितना हो गया 5, और इधर एक फ्रैक्शन जाता है तो 10 हो जाता है, उसका हाफ कितना हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो ये जस्ट हाफ ही है। अब बात करते हैं आपके पास 1/20 की। आपने जब 1/5 किया था तो वैल्यू कितनी आई थी 20।
जब 1/20 किया तो वैल्यू कितनी होगी 5%, जस्ट अपोजिट रिवर्स। क्लियर? तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज याद हो जाएंगी और कुछ वैल्यूज क्या है जो रिमेनिंग है वो हमें खुद याद करनी है। अब बात करते हैं ये वैल्यूज यूज कहाँ होती है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब मेन चीजें क्या है, इनसे भी कुछ और जनरेट होती है वैल्यू जो एग्जाम में क्वेश्चन में हमारी टर्म्स यूज होके आती है। अब उन वैल्यूज को देखते हैं। चलिए आपके पास देखिए, मैंने अभी बताया कि ये रेसिप्रोकल सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा इनसे भी कुछ जनरेट होकर वैल्यू बनती है जो एग्जाम में क्वेश्चंस की टर्म्स में यूज होती है। जैसे मैंने लिखा 5/9, 5/9 तो आपके पास कहीं नहीं होगा, पर आपके पास कहीं ना कहीं ये वैल्यू लिखी होगी 55 5/9%। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको लिखनी है 5/9। वो कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि 11 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है। 11 1/9% की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/9 होती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, आपको इसकी वैल्यू 1/9 पता है। अगर बोथ साइड में 5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो ये बनेगा 5/9 और ये बनेगा 55 5/9%। ठीक है, तो उन्हीं से जनरेट होके कुछ वैल्यूज बनती है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसी का देख लेते हैं। आपको पता है कि 11 1/9 की परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/9। अगर आपके पास कोई भी रिपीटिशन वैल्यू आती है, सपोज जैसे ये 11 1/9 था, ठीक है, आपके पास आ जाता है 22 2/9, ठीक है, 33 1/3 हो जाएगा। रीजन बताऊंगी अभी क्या। ठीक है, 44 4/9%। ठीक है, 55 तो लिख ही चुके हम लोग। ठीक है, 66 2/3%, 77 7/9, चलिए आपके पास रिपीटिशन का मतलब क्या है। जैसे 11 1/9, यहाँ पर डिजिट क्या थी 1, ठीक है, तो 1/9 ऊपर 1 ऊपर आया था। यहाँ पे है 55, कौन सी डिजिट है 5, तो 5/9। यहाँ पर रिपीटिशन सीरीज में डिजिट कौन सी है 2, अगर हम बात करें 2 तो 2/9, ठीक है, 44 4/9। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं मैम 33 3/9 होना चाहिए। अगर मैं 3/9 लिखती हूँ तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है 1/3। ठीक है, ऐसे ही 66 में बात करती हूँ, ये 6/9 होगा रिपीटिशन होके, तो 66 का 6/9 का सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी 2/3, तो इसलिए कन्वर्ट होके फॉर्म लिखी हुई है। आपके पास इसमें अगर हम मेन चीज बात करें, इससे रिलेटेड रिपीटिशन सीरीज से रिलेटेड कुछ भी वैल्यू आपके पास आती है 22 2/9, 44 4/9 या 66 या 77 7/9, 88 8/9, इस तरीके की कोई भी वैल्यू, तो वो किससे जनरेट हुई है 11 1/9 से। और इसमें आपको सबसे इजी मेथड, जो भी डिजिट है वही सामने आ रही है। अगर 11 1/9 थी तो 1/9 उसकी वैल्यू है, अगर 55 5/9 थी तो 5/9 उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर 22 2/9 है तो 2/9 उसकी क्या हो जाएगी सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगी। तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी रिपीटिशन फ्रैक्शन आता है तो आप इजीली उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म यानी आप उसका फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा ये क्लियर हुआ जो उससे जनरेट होके बनते हैं। अब सेकंड देखिए आपके पास इसमें और कौन कौन से जनरेट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 1/8 से, ठीक है, 1/8 की वैल्यू, अगर मैं बात करती हूँ 1/8 किसकी वैल्यू होती है 12.50 या 12 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8। अगर बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 37 1/2 कह लीजिए, और ये बनेगा 3/8। इसी की एक और वैल्यू भी आती है आपके पास, दोनों साइड हम किससे बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से, तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है 62.5। ठीक है, और ये क्या बन जाता है 5/8। ठीक है, तो 1/8 से जो जनरेट होते हैं वो आपके सामने है, और इससे जनरेट होके कौन कौन से फ्रैक्शन बन सकते हैं। तो आपके पास 37.5 या 37 1/2 फ्रैक्शन भी आपके एग्जाम में 62.5, ठीक है, यानी 5/8 इसकी वैल्यू होती है। ये फ्रैक्शंस भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। अगर हमें इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म पता है तो डायरेक्ट हम 5/8 ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और फ्रैक्शंस जो आगे जनरेट होते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास, आपको वैल्यू पता है 1/6 की, ठीक है, 16.2/3, ठीक है, 16/2/3 की अगर मैं बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई किससे करा 5 से, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होके आपके पास कितना आ जाता है फ्रैक्शन 83 1/3%, ठीक है, तो 83 1/3% की फ्रैक्शन क्या हो गई 5/6 हो गई। ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको 83 1/3% कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फ्रैक्शन जरूर मिलती है। चलिए, इसके अलावा आपके पास कुछ फ्रैक्शंस हैं वो और देख लेते हैं जो इनसे जनरेट होके बने हैं। जैसे 66 2/3, अगर मैं बात करती हूँ, आपको पता है वैल्यू 33 1/3 की वैल्यू पता है, ठीक है, 33 1/3 की वैल्यू कितनी होगी 1/3। अगर बोथ साइड में किससे मल्टीप्लाई करा दूं 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 33 का डबल कितना हो जाएगा 66 2/3 एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, ठीक है। ऐसे ही आपके पास वैल्यू बनी है 1/7 से, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7। अगर बोथ साइड हम मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं 4 से, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी आपके पास 57 वाली वैल्यू। चलिए आज आप सबसे पहले मेन डिस्कस करते हैं, ये तो आपके कुछ थी रेसिप्रोकल सीरीज और कुछ फ्रैक्शन जो उनसे जनरेट हुए थे। अब मेन हम बात करते हैं कि इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन पॉइंट से कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है, हमें फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, और जब हम इनको सीख जाएंगे तो हमें क्वेश्चन में भी इनके सिंपलीफाइड फॉर्म के अलावा अलग फॉर्म भी दिखने लगेगी जिसका हम यूज करके क्वेश्चन को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बिहाफ पे, फ्रैक्शंस के बिहाफ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ, देखिए क्या है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 40%, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस कितना इंक्रीज कर दिया जाए 40% एंड इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, व्हाट इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया गया, ठीक है, और कंजम्पशन को कम कर दिया गया है। उसके बाद वो आपसे इफेक्ट पूछ रहा है एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो हमें एक्सपेंडिचर बेसिक से कॉन्सेप्ट बता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सपेंस होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। अगर मैं एक बेसिक से बात करती हूँ एक्सपेंस की, खर्चे की, हम अपने घर से रिलेटेड ही देखते हैं। सपोज हम अपने घर में शुगर यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ कि हमारे घर में 5 किलो चीनी 5 केजी शुगर यूज की जाती है, ठीक है, और शुगर का प्राइस कितना है 20 रुपीज केजी। तो जाहिर सी बात है मुझे एक्सपेंस कैसे पता चलेगा, शुगर का प्राइस कितना है 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, और क्वांटिटी की बात करूं कंजम्पशन कितना है 5 केजी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे क्लियर पता चलता है ना कि कितना एक्सपेंस कर रही हूँ मैं, 100 रुपीज खर्च कर रही हूँ शुगर पे। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले कहीं से जनरेट होके आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है। आप लोग कहीं पे भी कुछ परचेज करने जाते हो तो ऐसे ही करते हैं ना कि हमें 5 केजी शुगर लेनी है और 1 केजी का प्राइस ही है। तो आपका अगर एक्सपेंस बराबर कहूं तो एक्सपेंस बराबर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, एक्सपेंस बराबर आपका होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन, ठीक है, यानी मूल्य इनटू में खपत बराबर में क्या हो गया खर्च। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं आपके पास सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ है 40% इंक्रीज हुआ है और कंजम्पशन क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, और उसके बाद उसने इफेक्ट पूछा है एक्सपेंस में। तो सबसे पहले मेरे को अपना ओरिजिनल जो कंजम्पशन है वो पता होना चाहिए, ओरिजिनल प्राइस है वो पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसमें चेंजेस करके कर पाऊंगी। पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला है कि इतना इंक्रीज कर दिया, पहले कितना था आई डोंट नो, ठीक है, और इतना इंक्रीज किया है कंजम्पशन डिक्रीज किया, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास उसने प्राइस में क्या था, सबसे पहले प्राइस में उसने क्या कहा गया है 40% का क्या किया है इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी और कैसे निकालेंगे आपको पता है 20% किसके बराबर होता है 1/5। ये बात क्लियर है, 20% किसके इक्वल होता है 1/5 की। बोथ साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2/5 किसकी फ्रैक्शन मिल जाएगी 40%। ये बात क्लियर है, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 2/5। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो बेसिक समझना है वो क्या है, आपके पास आपको एक फ्रैक्शन समझनी है कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है।
आपके पास क्वेश्चन में ये क्या दिया गया है, प्राइस में इंक्रीमेंट दिया गया है, इंक्रीमेंट दिया गया है, तो इसकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है हमेशा उसके रिस्पेक्ट में 40% का इंक्रीमेंट है, तो जो ये फ्रैक्शन की अब ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू 2, ये आपको क्या बता रही है कि प्राइस में 2 यूनिट का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। और इसकी बेस वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को डिफाइन करती है। ओरिजिनल वैल्यू यानी आपका ओरिजिनल प्राइस क्या था, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5 यूनिट, क्लियर है। और इसके अकॉर्डिंग उसने, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग डाटा गिवन है, गिवन किसके रिस्पेक्ट में, पेट्रोल में इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी क्या हुआ है, पेट्रोल के प्राइस में 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। ओरिजिनल प्राइस पेट्रोल का कितना था, बेस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करता है, ओरिजिनल वैल्यू को, यानी ओरिजिनल प्राइस क्या था पेट्रोल का, अगर हम देखें 5 यूनिट और 2 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, 2 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमारा न्यू प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गया 7 यूनिट। अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो 5 में वो वैल्यू ऐड कर देंगे, अगर वहां पर वो बोलता है प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ है तो 2 यूनिट कम हुआ है, यानी 5 से 2 यूनिट कम हुआ, यानी कितना हो जाता है न्यू प्राइस, 3 यूनिट। ये बात क्लियर है। तो इस पार्ट अब ये देखिए फ्रैक्शन समझना आपके लिए सबसे मेन चैलेंज है, तभी हम क्वेश्चंस को आगे इजीली कर पाएंगे। अब सबसे पहले सेकंड उसने हमें टर्म्स क्या दी है, कंजम्पशन में क्या किया है, तो कंजम्पशन में उसने हमें बताया है 20% का डिक्रीमेंट है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 1/5 में क्या डिफाइन हो रहा है, 5 क्या डिफाइन हो रहा है, 5 हमारा क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन है, यानी 5 यूनिट अगर बात करती हूँ ओरिजिनल कंजम्पशन है। मैंने बताया था बेस वैल्यू हमेशा किसको डिफाइन करती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में डाटा है, तो हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी होगी, 5 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब न्यू कंजम्पशन की बात करूं तो न्यू कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, न्यू कंजम्पशन उसने क्या कहा था, 20% का डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है यानी अब वैल्यू अगर हम बात करते हैं हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है, अंश की वैल्यू किसको डिफाइन करती है, जो उसके रिस्पेक्ट में डाटा दिया होता है। अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन में इतने का डिक्रीमेंट है, इतने का डिक्रीमेंट है, यानी 1 यूनिट की क्या हो रही है, कमी हो रही है कंजम्पशन में, यानी खपत में 1 यूनिट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो नई कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल 5 से 1 की कमी हुई तो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा एक्सपेंस क्या होगा। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ओरिजिनल एक्सपेंस पे, ठीक है। एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, प्राइस इनटू में कंजम्पशन जैसे ही करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 25 यूनिट। ये बात क्लियर हुई। और इसी अकॉर्डिंग न्यू एक्सपेंस अगर मैं निकालती हूं, ठीक है, वही सेम चीज होती है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, तो न्यू एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 28 यूनिट। अब यहां से देखिए हमारे को उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारे पास दोनों एक्सपेंस आ गए हैं, पहला वाला भी, ओरिजिनल भी और नया भी। उसने हमसे क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस में कितना इफेक्ट आया, परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है, अभी हमारे पास यूनिट के टर्म्स में। ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा 25 यूनिट थी, न्यू एक्सपेंस हमारा, सॉरी कंजम्पशन नहीं एक्सपेंस, ओरिजिनल एक्सपेंस हमारा 25 यूनिट था, न्यू एक्सपेंस हमारा 28 यूनिट है। तो क्या इफेक्ट हुआ है, तो अगर हम देखें तो क्या हुआ, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, हमारा एक्सपेंस बढ़ा है, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा, ठीक है। जब हमें परसेंटेज के टर्म्स में निकालना होता है तो हम क्या देखते हैं, जितना इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज कहां से हुआ है, ओरिजिनल से, ठीक है। ओरिजिनल यानी कितना है, 25 इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में निकालना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12%। तो हमारे एक्सपेंस में क्या हुआ है, अगर मैं बात करूं तो 12% का इंक्रीमेंट। ये बात क्लियर है। तो ये हमारे था बेसिक फ्रैक्शन के टर्म्स पे बिहाफ पे क्वेश्चन को पूरा हम कैसे सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन की बात करती हूँ, अब आपके पास इसमें एक चीज आपको और सीखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, क्वेश्चन को फ्रैक्शंस के टर्म्स में सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट किया।
पर जब आप इन फ्रैक्शंस को इजीली समझ जाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्ट फॉर्म में ही हम इन्हें कन्वर्ट करें। देखिए, इससे भी मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके कर सकती थी, पर तब जब हमें ये फ्रैक्शन समझ आने लग जाए। अभी मैंने इनकी डायरेक्ट फॉर्म लिखी, जैसे मैंने 20% को 1/5 लिखा, एक्चुअल में सिंपलीफाइड फॉर्म 1/5 होती है। 40% की सिंपलीफाइड फॉर्म भी 2/5 होती है, मैंने 2/5 लिखा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म मैंने लिखी, पर जब हमारे को ये फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग इन्हें कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी जो डायरेक्ट फॉर्म है उसी में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा देखते हैं, चलिए, ठीक है। दोबारा से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार समरी। आपके पास क्या था, प्राइस में 40% का इंक्रीमेंट था, तो हमने क्या प्राइस की फ्रैक्शन लिखी 2/5। फ्रैक्शन हमेशा क्या डिफाइन करेगी, बेस वैल्यू हमेशा ओरिजिनल को, ठीक है, और ऊपर वाला डाटा यानी न्यूमरेटर वैल्यू हमेशा किसको डिफाइन करेगी, जिसके रिस्पेक्ट में डाटा दिया। उसने 40% दिया है, इंक्रीमेंट है प्राइस में, यानी 2 यूनिट का प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। तो नई अगर हम बात करते हैं, ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 5 यूनिट, और नया कितना, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 2 यूनिट का इंक्रीमेंट, तो यानी 7 यूनिट। ऐसे ही कंजम्पशन में बात करती हूँ, कंजम्पशन कितना है 20% का डिक्रीमेंट। फ्रैक्शन इज 1/5, 1/5 में 5 यानी डिनोमिनेटर किसे डिफाइन करता है, ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है हमारी 5 यूनिट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है 5 यूनिट, पर कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हुआ है कितने का, 1 यूनिट का, तो न्यू कंजम्पशन कितनी हो जाएगी हमारी 4 यूनिट। अब आपको पता है कि हमारा एक्सपेंस क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, तो हमारा पहला ओरिजिनल एक्सपेंस कितना आ गया 25 यूनिट, और न्यू एक्सपेंस कितना आ गया इसके अकॉर्डिंग 28 यूनिट। अब उसने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हमारे एक्सपेंस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, या क्या इफेक्ट आया, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस जो है 25 से 28 हो रहा था, ठीक है, यानी 3 यूनिट का इंक्रीमेंट था, ठीक है। तो हमें परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करना है। 3 यूनिट का इंक्रीमेंट है, ओरिजिनल एक्सपेंस कितना है 25, ठीक है, इनटू में 100, तो 12% का एक्सपेंस में क्या हुआ है इंक्रीमेंट। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें एक बेसिक से चीज समझिए, अगर कभी भी प्राइस इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और जब तक हम कंजम्पशन को डिक्रीज ना करें, ठीक है, जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है इसका रेशो इनके बिहाफ पे अपने आप होता है, ठीक है, तब तक अगर हमारे पास बात करते हैं एक्सपेंस में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन बनता है कि प्राइस में सपोज इंक्रीमेंट कर दिया गया है, पर कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट करें कि हमारे एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट ना आए। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको एक चीज समझनी है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी इफेक्ट क्या होगा, सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस में कोई चेंजेस ही नहीं चाहते, तो ये हमारे लिए कंपलसरी कंडीशन है। पर अगर हमारे पास प्राइस और हमारे पास कंजम्पशन, इसके जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तो हमारे एक्सपेंस में भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। अब मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी सबसे पहले कि जब हमारे को ये फ्रैक्शन समझ आ जाएंगे, ठीक है, जब हमारे को ये फ्रैक्शन समझ आ जाएंगी, तब हम इन फ्रैक्शंस को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब हम इनकी सिंपलीफाइड फॉर्म को ही यूज नहीं करेंगे। अब देखिए रीजन, हमें एक चीज पता है कि एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, ठीक है। अगर मेरा एक्सपेंस किसी तरीके से 100 हो जाता है ओरिजिनल वाला, इसे मैं किसी तरीके से कन्वर्ट करके क्या कर देती हूँ 100 की यूनिट में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो आपको एक चीज पता है कि अगर हमारी ओरिजिनल यानी बेस वैल्यू या ओरिजिनल एक्सपेंस कहें 100 यूनिट है, तो अगर मुझे दूसरे एक्सपेंस का यानी न्यू एक्सपेंस का इसे कंपैरिजन करना है, तो 100 से जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो अबव वैल्यू हो चाहे बिलो, तो जितना परसेंट सपोज पहले मैं कहती हूँ कि ओरिजिनल एक्सपेंस कितना है 100 यूनिट और नया आया है मेरे पास सपोज 180, तो ये डायरेक्ट मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऐसे नहीं लिखने का पड़ेगा 18 यूनिट क्या था एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है और ओरिजिनल कितना है 100 इनटू में 100। आपको पता है 100 से जब भी किसी चीज का कंपैरिजन कराएं तो डायरेक्ट वही वैल्यू जितना इंक्रीज है वही परसेंटेज की टर्म्स का आंसर होता है। रीजन 100 to 100 कैंसिल हो जाता है। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब हमें फ्रैक्शन समझ आएंगे बहुत अच्छे से तो हम उनको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन में बात करते हैं कि कैसे मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती हूँ। आपको पता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन, इसकी मल्टीप्लाई से एक्सपेंस बनता है, ठीक है। मेरे पास अब फ्रैक्शन दी थी प्राइस की,
प्राइस की फ्रैक्शन मुझे क्या दी थी, 40% का इंक्रीमेंट। मैंने इसे लिखा था 2/5, पर मैं इसे 4/10 भी लिख सकती हूँ। अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करें, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करें। रीजन, जैसे ही बेस 10 है, ठीक है, ये 10 आपको किसको डिफाइन करेगा, ओरिजिनल प्राइस को। और ऐसे ही मैं कंजम्पशन की अगर बात करती हूँ, कंजम्पशन की फ्रैक्शन थी 20% का डिक्रीमेंट, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन आती है 1/5 और उसे भी मैं ले लेती हूँ 2/10। आपको पता है एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन। ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल कंजम्पशन 10, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ओरिजिनल एक्सपेंस 100 बन जाएगा। ये चीजें तब क्लियर होंगी जब हमें फ्रैक्शन समझ आएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब फ्रैक्शन तब समझ आएंगे जब हम फ्रैक्शंस को हर जगह यूज करेंगे, फ्रैक्शन याद करेंगे और उन चीजों को समझना चाहेंगे, क्लियर है। तो अब यहां से बात करती हूँ, मैंने फ्रैक्शंस को अपनी सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिस जो उनकी सिंपलीफाई फॉर्म की थी उसमें नहीं कन्वर्ट किया, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इजी बनाने के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। तो अब आपको पता है कि प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट था, 40% का। मैंने उसकी फ्रैक्शन लिखी 4/10। आपको ये चीज पहले क्लियर कर चुकी हूँ 4/10 में, ठीक है। 4 किसको डिफाइन करता है, न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिफाइन करती है जिस जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्राइस में कितने का 40% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी प्राइस में कितना 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है और ओरिजिनल प्राइस कितना था मेरा 10 यूनिट। तो यहाँ पे दोबारा से वही एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग 10 यूनिट, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अगर बात करती हूँ, न्यू प्राइस कितना हो गया आपके पास, 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया 40 यूनिट। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे ही बात करती हूँ ओरिजिनल कंजम्पशन की। ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी होगी, डिनोमिनेटर हमेशा किसको डिफाइन करता है, ओरिजिनल। ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है 10 यूनिट, ठीक है। और न्यू कंजम्पशन कितनी हो गई, 2 यूनिट का कंजम्पशन में कमी आई है तो कितनी हो गई 8। तो न्यू कंजम्पशन कितनी आ गई आपके पास 8 यूनिट। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। ओरिजिनल एक्सपेंस आपके पास कितना हो गया, एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, तो कितना आ गया 100 यूनिट, ठीक है। न्यू एक्सपेंस कितना हो गया आपके पास इस अकॉर्डिंग 14 into 8 112, ठीक है। अब देखिए जैसे ही एक्सपेंस 100 बना और न्यू एक्सपेंस 112, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप जो मैंने किया था कंपैरिजन करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना, वो मुझे नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट पता चल रहा है ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था 100 और न्यू एक्सपेंस कितना है 112, तो क्या हो रहा है 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो परसेंटेज में भी 12 ही है। मुझे नेक्स्ट स्टेप कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर करती हूं भी हूं तो देखिए आपको पता है कितने का इंक्रीमेंट है 12 यूनिट का, ओरिजिनल कितना है 100 इनटू में 100, ठीक है। तो क्या आएगा 12 यूनिट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास ये फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हर चैप्टर में करेंगे, इसलिए आपको ये फ्रैक्शन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट करने आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम इनकी डायरेक्ट सिंपलीफाई फॉर्म जो रटी रटाई है उसे ही यूज करें, ठीक है। उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन के किस पार्ट को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये डाटा तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। अगर हम क्वेश्चन को करने की बात करें तो हमें सिर्फ 40% में लिखने की जरूरत नहीं है, 4/10 जैसे ही लिखेंगे तो आपको पता ओरिजिनल 10 हो गया और नया 40 हो गया। जैसे ही 2/10 लिखेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट आपके माइंड में रहना चाहिए, तो कितना हो गया ओरिजिनल 10 हो गया, न्यू 8 हो गया। और सीधा सिर्फ आपको ये स्टेप करने की जरूरत है, दिस वन, ठीक है। और हमारा विद इन 10 to 12 15 सेकंड पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चीजें तो मुझे सिर्फ क्या है एक्सप्लेन करने के लिए पर्टिकुलर लिखनी पड़ रही है। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कंजम्पशन, एग्जाम में तो हम ऐसा कुछ लिखना ही नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से आपको फ्रैक्शन को समझना है कि फ्रैक्शन को कहां पर किस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हमारी इस रेसिप्रोकल सीरीज के बिहाफ पे डायरेक्ट भी सॉल्व होंगे, तो क्या कैसे होंगे देखते हैं हम। इसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, देखिए यहाँ पर उसने हमें क्या किसने चेंजेस दे दिया, रेक्टेंगल की लेंथ में 40% का क्या है इंक्रीमेंट और ब्रेथ में क्या है 30% का डिक्रीमेंट, और उसने एरिया में पूछा। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पर एक्सपेंस की बात हो रही थी, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सेम है, एरिया बराबर के आपके पास क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। जैसे आपके पास था एक्सपेंस बराबर क्या होता है
प्राइस इनटू में कंजम्पशन। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेम मेथड है करने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में उसने आपके पास क्या कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 33 1/3%। ठीक है, शुगर का प्राइस कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 33 1/3%। By how much percent consumption is decreased so that the expenditure will remain same या will not increase। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर शुगर के प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो वो कहता है कि उसकी कंजम्पशन को कितना कम करूं कि उसका एक्सपेंस सेम रहे। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सपोज मैं अपने घर में 5 kg शुगर कंजम्पशन है मेरे, ठीक है, शुगर की कंजम्पशन कितनी है 5 kg, और शुगर का उस टाइम प्राइस एक्चुअल में क्या था 20 रुपीस केजी। ठीक है, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया 100 रुपीस हुआ या नहीं हुआ, 5 into 20 100 रुपीस। अब ये मेरे घर का एक बजट है कि मैं शुगर पे 100 रुपए ही खर्च करूंगी, उस एक्सपेंस को इंक्रीज नहीं करना चाहती। ठीक है, एक्सपेंस को इंक्रीज नहीं करना चाहती, पर क्या हुआ प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया। पहले प्राइस 20 रुपीस केजी था, अब 25 रुपीस केजी हो गया। जाहिर सी बात है मैं एक्सपेंस को इंक्रीज नहीं करना चाहती, अब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो मुझे कंजम्पशन को कम करना ही पड़ेगा। रीजन आपका एक्सपेंस बराबर क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई से रिलेट होती है, अगर एक इंक्रीज होती है तो दूसरी को बाय डिफॉल्ट डिक्रीज होना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में, नहीं तो इफेक्ट किस पे आएगा एक्सपेंस, और हम इस पे इफेक्ट नहीं चाहते तो जाहिर सी बात है इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या होना पड़ेगा डिक्रीज। तो वही सेम चीज है, प्राइस इंक्रीज हुआ है 20 रुपीस से 25 रुपीस हो गया, तो अब मुझे 100 रुपीस में कितनी शुगर मिलेगी, जाहिर सी बात है 100 डिवाइडेड बाय 25 करूंगी तो अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4, यानी मुझे कंजम्पशन को क्या करना पड़ा डिक्रीज। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल ना तो प्राइस दिया ना कंजम्पशन दी, बस उसने आपको सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन की है कि अगर प्राइस में क्या कर दिया जाए 33 1/3% का इंक्रीज कर दिया जाए। चलिए तो हम लिखते हैं प्राइस की फ्रैक्शन, प्राइस में कितना दिया है 33 1/3% का इंक्रीमेंट दिया, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3। 1/3 क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था 3 यूनिट, ओरिजिनल प्राइस कितना था 3 यूनिट, और न्यू प्राइस कितना हो गया, प्राइस में क्या हुआ है 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 3 से 1 का इंक्रीमेंट, तो यानी न्यू प्राइस कितना हो गया 4 यूनिट। अब देखिए इसके बिहाफ पे ना तो मुझे एक्सपेंस दिया है ना मुझे ओरिजिनल कोई वैल्यू दी है, सिर्फ इतना दिया है कि प्राइस में इतने का इंक्रीमेंट। तो जाहिर सी बात है मेरे पास कोई और डाटा नहीं है, तो मुझे समझना है कि मैं फॉर्मूले बेस नहीं जाती, इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से नहीं सिर्फ कांसेप्ट से क्वेश्चन को करना चाहते हैं, फॉर्मूले नहीं रखना चाहते, तो देखिए जाहिर सी बात है जो प्राइस था ओरिजिनल प्राइस था और न्यू प्राइस, हमारे को सिर्फ इतना डाटा दिया है। आपको एक चीज एक्सप्लेन की कि एक्सपेंस बराबर क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, और मैंने बताया ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज करना पड़ेगा अगर इस पे इफेक्ट नहीं लाना। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल प्राइस था 3 यूनिट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिवर्स में वैल्यूज आपस में होंगी या नहीं, क्योंकि और कुछ तो डाटा ही नहीं दिया। ओरिजिनल प्राइस था 3 यूनिट, तो ओरिजिनल कंजम्पशन इसके रिवर्स होके कितनी आ जाएगी 4। आपको ये पता है कि न्यू प्राइस 4 यूनिट हुआ है तो मुझे कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, तो वो कितना हो गया 3। ये वैल्यूज आपस में रिवर्स करती, रिवर्स क्यों कई रीजन बताती। आपको पता है कि एक्सपेंस बराबर क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, इन्हीं वैल्यूज का मैंने रिवर्स लिया तो उससे क्या होगा ओरिजिनल प्राइस कितना था आपके पास, ये कंजम्पशन है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था 3 यूनिट, ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी आ गई 4 यूनिट, तो ओरिजिनल एक्सपेंस कितना आया 12 यूनिट। मुझे एक्सपेंस को चेंज नहीं करना है, इसीलिए मैंने वैल्यू रिवर्स करी ताकि मल्टीप्लाई होके वैल्यू वही मिले, एक्सपेंस सेम करे। अब देखिए न्यू प्राइस कितना था आपके पास
4 यूनिट, न्यू कंजम्पशन रिवर्स करके कितनी आ गई 3 यूनिट। तो अगर मैं एक्सपेंस देखूं मल्टीप्लाई करके तो न्यू एक्सपेंस कितना आ जाएगा आपके पास 12 यूनिट। तो यही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपेंस को इंक्रीज नहीं करना, इसलिए मैंने मेरे पास और कुछ डाटा नहीं था, वैल्यू को हमने क्या कर दिया आपस में रिवर्स कर दिया ताकि हमारा एक्सपेंस इक्वल बना। क्यों? क्योंकि मैं 3 से किसकी मल्टीप्लाई कराऊं, मेरे को 12 मिले तो वो 4 था, और 4 से किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि मुझे 12 मिले, तो रिवर्स करने पर ही ऐसी पॉसिबिलिटी हो पाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आपको ओरिजिनल कंजम्पशन भी मिल गई, ठीक है, और न्यू कंजम्पशन भी आपको मिल गई। ठीक है, ओरिजिनल कंजम्पशन भी मिल गई है और न्यू कंजम्पशन भी आपको मिल गई है। ठीक है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन हमारी कितनी थी 4 यूनिट और न्यू कितनी है 3 यूनिट। ये बात क्लियर हुई। अब अगर हम इसके बिहाफ पे देखते हैं, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा है और एक्सपेंस हमारा दोनों की कंडीशन में सेम है 12 और 12 यूनिट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट किया जाए। ठीक है, तो न्यू ओरिजिनल कंजम्पशन थी 4 यूनिट, नई हो गई है 3 यूनिट, तो कितना डिक्रीज हुआ है 1 यूनिट का डिक्रीमेंट। और 1 यूनिट का डिक्रीमेंट ओरिजिनल से होता है, ओरिजिनल कितनी है 4 इनटू में 100, तो कितने परसेंट का कंजम्पशन में डिक्रीमेंट किया जाए 25%। ठीक है, तो 25% का डिक्रीमेंट कंजम्पशन में किया जाएगा, तब हमारा एक्सपेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। ये था क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले करने का मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं अगर हमें रेसिप्रोकल सीरीज याद हो। आ जाते हैं, सबसे पहले आपको सिर्फ क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है 33 1/3% का क्या है इंक्रीमेंट। अब आ जाते हैं आपकी रेसिप्रोकल सीरीज, वो क्या होती है 1/2 इक्वल में 50%, 1/3 इक्वल में 33 1/3%, ठीक है, 1/4 इक्वल में 25% एंड 1/5 इक्वल में 20%। सिर्फ उतना पार्ट लिख रही हूं जो अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, प्राइस में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है 33 1/3% का। सबसे पहला काम, जब आपको रेसिप्रोकल सीरीज याद हो, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आपको ये पता है कि अगर प्राइस शुगर का इंक्रीज होगा और एक्सपेंस सेम रखना है, तो ये आपको नेसेसरी कंडीशन पता है। सामने दोबारा लिख देती हूँ, एक्सपेंस बराबर क्या होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, अगर एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में हमें कंडीशन भी दी है, प्राइस में इतने का इंक्रीमेंट है, कितने का डिक्रीमेंट करे कि एक्सपेंस में कोई चेंज ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले हमें क्या देखना है कि प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट दिया गया है, वो रेसिप्रोकल सीरीज में कहां पर है। तो प्राइस में 33 1/3% का इंक्रीमेंट किया गया और वो रेसिप्रोकल सीरीज में हमारे पास यहाँ। ये बात क्लियर हुई। सेकंड हमें ये देखना है कि प्राइस में इंक्रीमेंट किया गया है या डिक्रीमेंट किया गया है, तो प्राइस में इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हमें टर्म्स क्या देखनी है कि उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा है कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट किया जाए। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें रेसिप्रोकल सीरीज में जो दिया है उस फ्रैक्शन को ढूंढना। हमने ढूंढ लिया 33 1/3% किसकी वैल्यू होती है 1/3 की होती है, हम उस फ्रैक्शन पे आ गए। अब सेकंड हमें क्या सिर्फ क्या चेक करना होगा, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट किया जाए। कंजम्पशन में डिक्रीमेंट की बात करेगा तो एक स्टेप नीचे उतरेंगे, डिक्रीज की बात कर रहा है तो कम करने की बात कर रहा है तो एक स्टेप नीचे जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1/3। कैसे याद रहेगा 1/3 आपका 33 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3। कंजम्पशन में डिक्रीमेंट की बात कर रहा है तो एक स्टेप नीचे ही जाएंगे, 1/3 के नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी नीचे जाने पे 1/4 और 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 25%। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 25% बिना पेन चलाए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकल सीरीज हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज होती है। ठीक है, इसी के बिहाफ पे आगे आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज है, यहाँ पर मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन का बताया, अगर सपोज आपके पास आ जाता प्राइस में 30% का इंक्रीमेंट, तो 30% आपकी रेसिप्रोकल सीरीज में नहीं है, तब आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कन्वर्ट करके करना पड़ता।
ठीक है। पर जो फ्रैक्शंस आपके रेसिप्रोकल सीरीज में है उसके बिहाफ पे हम बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। सेकंड, इसी के बिहाफ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तो इंक्रीमेंट का केस था, अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है, लेंथ को कितना डिक्रीज किया जाए, 16/2/3%, और फिर उसने क्या कहा, ब्रेथ को कितना इंक्रीज कर दे। वही सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लिखती हूँ, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%, 1/3 is 33 1/3%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, and 1/6 is 16/2/3%, and 1/7 is 14/2/7%। चलिए आज अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एक आयत की यानी लंबाई में 16/2/3% का कमी कर दी गई है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 16/2/3%। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या कहा था, हमें सबसे पहले ये चेक करना है हमें फ्रैक्शन क्या दी है। हमारे को जो फ्रैक्शन दी है वो क्या है, 16/2/3, और रेसिप्रोकल सीरीज में कहां पर आएगी, यहाँ पे है। ये बात क्लियर हो गई। रेसिप्रोकल सीरीज में हम सबसे पहले ढूंढेंगे। दूसरा काम हमें इसमें क्या करना, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। उसने हमसे पूछा है कि ब्रेथ में कितने का इंक्रीमेंट करें, ब्रेथ में कितने % का इंक्रीमेंट किया जाए। जब इंक्रीमेंट की बात आएगी तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, डिक्रीमेंट की बात आती तो एक स्टेप नीचे। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक किसमें करना है, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो गिवन है उसमें नहीं, ठीक है। जो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेथ पूछी जा रही है कि कितनी इंक्रीज की जाए। इंक्रीज की बात कर रहा है तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे 16/2/3 से, ठीक है। आपको पता है 16/2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6, 1/6 से अब क्या आएगा, 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। यानी हम ब्रेथ को कितना इंक्रीज करें, 20%, ठीक है। तो ब्रेथ को कितना इंक्रीज किया जाए, 20% इंक्रीज किया जाए, ताकि हमारी एरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल सीरीज के बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक है।